नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और आज बात तुर्की सीरिया संघर्ष और भारत की। अमेरिका के सेना हटाने के फैसले के तुरंत बाद तुर्की ने अपने पड़ोसी देश सीरिया में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। तुर्की ने अमेरिकी सेना के हटते ही सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। तुर्की कुर्दिशों को आतंकवादी मानता है। तुर्की सेना ने बुधवार को उत्तरी सीरिया में सीमा के पास हवाई हमले किए। इस हमले में आम लोगों की हताहत की भी सूचना है। तुर्की ने इस हमले को ऑपरेशन पीस स्प्रिंग का नाम दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने तुर्की की सीमा से अपने सैनिकों को हटाने का फैसला किया था, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि अमेरिका ने तुर्की को हद में रहने की नसीहत भी दी थी। तुर्की और सीरिया के बीच इस संघर्ष में भारत का बयान बहुत खास है। तुर्की के एक तरफा फैसले पर भारत ने गहरी चिंता जताई है और उससे अपील की है कि वो सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। भारत ने जोर देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई क्षेत्र की स्थिरता एवं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमतर करती है। भारत के इस बयान को कैसे समझें? इस बयान का वैश्विक स्तर पर भारत तुर्की के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? और कई ऐसे सवाल हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज समझे जाने की जरूरत है। इसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ मैं आपका करा दूं, मेरे साथ फैजल अहमद साहब जुड़ रहे हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। अहमद साहब स्वागत है आपका। मेरे साथ नीरज श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं जो पूर्व राजदूत हैं। नीरज जी स्वागत आपका भी। और मेरे साथ तीसरे मेहमान के तौर पर आलोक बंसल जी जुड़ रहे हैं जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। फैजल, शुरुआत आपसे। जो अटैक हुआ तुर्की की तरफ से सीरिया पे और उसके बाद भारत का एक बयान जो काफी गंभीर है, उसमें चिंता दिखाई देती है। उसमें यह भी बताने की कोशिश की जाती है कि असल में जो कुछ किया गया वो किसी की भी स्वायत्ता पर खतरे का निशान है। भारत के स्टेटमेंट को समझे कैसे फैसल? देखिए, सीरिया का जो इशू है इसमें आप ऐसे देखेंगे कि टर्की जो है वो सीरिया की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिसको एसडीएफ कहते हैं, उसको जो है वो एक ऑफशूट मानता है और एक इसका कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का, और एक तरीके से उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो डिक्लेयर करता है। अब जो स्टेटमेंट टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने दिया, आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया उस स्टेटमेंट में कश्मीर के इशू पे, जिसको जो कि इंडिया के जो स्टैंड था उसके अगेंस्ट था। तो इसमें जो भी स्टैंड अभी जैसे आप देखेंगे इंडिया ने लिया है, जो स्टेटमेंट अभी आया है कि भाई टर्की को जो है इस तरह का सोवरेंटी के इश्यूज़ पे सीरिया के प्रोटेक्ट करना चाहिए और सब करना चाहिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस डायरेक्शन में, क्योंकि और बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, क्योंकि टर्की इधर दो तरीके से आप इसको देखिए। एक तो ये कि भाई टर्की जो सीप्रस वाला इशू है, साइप्रस के साथ जो टर्की का इशू चल रहा है, उसमें भी यही है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का इशू था, और टर्की ने जो है वहाँ पे साइप्रस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एनर्जी एक्सप्लोरेशन वगैरह की बात की थी और इंटरफेयर किया था, और नदर्न सीप्रस को एक तरीके से उन्होंने अपने अंडर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, जो कि कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, तो उस पर ऑयल है, गैस है, ये सब मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो उसको इन्होंने किया। तो हमने फिर इंडिया ने भी स्टेटमेंट जारी किया और साइप्रस का मेंशन किया उसमें। तो ये जो एक स्टैंड जो हमने लिया है डिप्लोमेटिकली, ये काफ़ी पावरफुल है और इसके मैं कहूँगा कि फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है, और हमारे लिए एटलीस्ट अच्छा है कि हम असर्ट कर पा रहे हैं इस तरह के मिडिल ईस्ट में। आलोक जी, हालांकि जो अहमद साहब कह रहे हैं कि ये बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गंभीर है, बहुत खास है जो भारत की तरफ से कहा गया, वो भी तब जब हाल ही में तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया कश्मीर को लेके। हम दोनों को जोड़ रहे हैं क्या, या वाकई जुड़ते हुए दिखाई देती हैं चीजें? देखिए, पहली चीज तो ये है कि भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और किसी भी वैश्विक शक्ति को हर वैश्विक मामले में एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और ये बहुत प्रशंसनीय कदम है कि भारत पहली बार शायद मेरे ख्याल से काफी समय बाद किसी ऐसे मुद्दे पर एक स्टैंड ले रहा है, डेफिनेटिव स्टैंड ले रहा है, कि हमने बोला कि तुर्की का जो आक्रमण है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसको हमें समझना चाहिए। जो कुर्द्स हैं, जो उत्तरी सीरिया में जो हैं, जो तुर्की की सीमा के साथ हैं, उनको अमेरिकन्स ने काफ़ी यूज़ किया।
जो अलकायदा इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जो आतंकवाद, विशेषकर जो दैश के खिलाफ जो लड़ाई थी, उसमें उनका प्रयोग किया गया और अमेरिका अभी तक उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से पहली चीज़ तो अमेरिका ने अपने सैनिक हटाए, ये अमेरिका के दोस्तों के लिए हमेशा के लिए एक चेतावनी हो गई कि एक ऐसा दोस्त है जो रिलायबल नहीं है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति चल रही है, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी राष्ट्र को उन पे भरोसा करने में अब चिंता होगी। जिस तरीके से वो फ्लिप फ्लॉप्स करते रहे हैं, पहले हमने अफगानिस्तान में देखा, कई जगह देखा, और तो और कश्मीर के मुद्दों पे भी उन्होंने बहुत बार फ्लिप फ्लॉप किया है। और अब जिस तरीके से कुर्द्स को पहले प्रयोग में लाके अब उनको मरने के लिए छोड़ दिया, तुर्की उन पर हमला करा जा रहा है, सिर्फ वक्तव्यों से कुछ होने वाला नहीं है और ये वो जानते हैं। सीरिया की जो प्रभुसत्ता है, सीरिया की जो अखंडता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घातक। तो भारत ने जो स्टेट वक्तव्य दिया बहुत ही प्रशंसनीय है। अब सवाल यह है कि हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एर्दोगान साहब ने पिछले कुछ समय से पाकिस्तान का समर्थन किया। अगर आप देखें मैं इसी पे आना चाहता सर, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये हालिया बयान नहीं भी दिया गया होता तो हमारी स्टेटमेंट, भारत की स्टेटमेंट यही रहती ना, यानी गलत तो गलत है। बिल्कुल, हमारा सपोर्ट भी किया होता तो हम फिर भी यही कह रहे होते। देखिए ऐसे समझे ना सर। बिल्कुल, अगर आप देखें सीरिया के गृह युद्ध में भारत ने हमेशा बशर अल असद का समर्थन किया है। जब अमेरिका उनका विरोध कर रहा था, जब तुर्की उनका विरोध कर रहा था, जब सऊदी अरब उनका विरोध कर रहा था, जब कतार, यूएई सब उनका विरोध कर रहे थे, तो भारत ने हमेशा सीरिया की अखंडता और प्रभुसत्ता को हमेशा सर्वोपरि रखा है और उसका हमेशा समर्थन किया है हमने। तो सीरिया के प्रति हमारे जो वक्तव्य रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब चूंकि ये वक्तव्य ऐसे समय में आया है जिससे पहले एर्दोगान साहब ने दो चार चीजें की। अगर आप देखें, एर्दोगान जो है एनएसजी में भी पहले उन्होंने काफी कुछ लागो लपेट किया था, अभी फिर कश्मीर के मुद्दे पे किया, क्योंकि एर्दोगान अपने आप को एक नियो ऑटोमन एम्परर की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये पूरा मध्य पूर्व जो है, जिस तरीके से पहले एक ऑटोमन एम्पायर होता था, उस तरीके से ये सारे उनके प्रभुत्व के अंदर आ जाए। और वो इस वक्त जो है किसी भी अन्य राष्ट्र को अपने मुकाबले पे खड़ा नहीं होने देना चाह रहे। तो चूंकि अब सीरिया के जो कुर्द्स जो हैं आगे बढ़ रहे थे और वो एक तरह के स्वायत्तता की तरफ बढ़ रहे थे। इराक में कुर्द्स ने पहले एक बार इंडिपेंडेंस का वो किया था, लेकिन वो डिफीट हो गए। तो उनको लगता है कि सारे कुर्द एक साथ आ गए तो एक बहुत बड़ा कुर्दिश राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, जो शायद तुर्की की जो सार्वभौमता है उसके ऊपर हस्तक्षेप करेगा। पर इसको करने के चक्कर में उन्होंने सीरिया की जो अखंडता है उसके ऊपर सीधा आक्षेप किया है, क्योंकि उनकी सीमाओं को क्रॉस करके उनकी सीमा के अंदर हमला किया है। और पहले चूंकि वो इस तरीके की घटनाएं सीरिया और इराक में कर चुके हैं, तो उन्हें लगा कि इस बार इसका कोई विरोध नहीं होगा। और इस बार अगर आपने देखा हो तो भारत ने ही नहीं, इजराइल ने भी उसका, सही बात है, इजराइल ने भी उसका बहुत कड़ा विरोध किया है। अमेरिका ने भी वक्तव्य तो दिया ही है। अमेरिका और उनके विदेश मंत्री की जो बयान आए उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, वो मैं समझूंगा सर आपसे। लेकिन हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव साहब हैं जो पूर्व राजदूत हैं। श्रीवास्तव जी, दो देशों के संबंध कैसे होते हैं, किन चीजों पे बिगड़ते हैं, किन चीजों पे बन जाते हैं, आपसे ज्यादा अनुभव किसी को नहीं है। सर ये समझाइए जरा कि तुर्की और भारत के संबंध इस स्टेटमेंट के बाद अब कहां जाते दिखाई देते हैं, क्योंकि पहले तो शायद दोस्ताना संबंध रहे, लेकिन क्या स्टेटमेंट के बाद अब इन रिश्तों में किसी तरह के बदलाव की आशंका है क्या? देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये तुर्की के लिए एक तरह का अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक भारत ने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि दूसरे देशों में होने वाली जो युद्ध हैं या जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में भारत ओपनली ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता था। अब ये चेंज आ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देखा है कि अब भारत एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कई मुद्दे जो महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे होते हैं उन पर स्टेटमेंट्स भारत देता है। अपने जो जो भारत की डेवलपमेंट्स को अफेक्ट करती हैं जो चीज़ें, उस पर तो भारत देता ही है। जैसे चीन के खिलाफ भारत ने एक स्टेटमेंट दिया है, पहली बार, मुझे याद नहीं है इसके पहले इस तरह का क्लियर स्टेटमेंट भारत ने दिया हो। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये इससे एर्दोगान साहब को ये एक मैसेज मिल जाएगा कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ से लेके
यूनाइटेड नेशंस में या किसी और फोरम में वो वक्तव्य दें या जो उनके मन में आता है वो कहें, तो उसकी एक उनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। और कीमत ये होगी कि उसको भारत जो है वो भी उसको जो है उसको रिएक्ट करेगा। अब अर्दोगान का जो बिहेवियर अगर आप पिछले 7-8 सालों में देखें तो इनका बिहेवियर बहुत एराटिक रहा है। मतलब एक स्टेट्समैन का बिहेवियर नहीं रहा है। इनका बिहेवियर रहा है कि अंधाधुंध जो इनके मन में आता है वो ये करते हैं। जो सीरिया में अभी जो कुछ हो रहा है, 7 साल का जो युद्ध हो रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका टर्की ने निभाई है। और वो सबसे नेगेटिव, सबसे गलत भूमिका भी जो है वो टर्की ने निभाई है, क्योंकि टर्की के थ्रू सारे जिहादी फाइटर और वेपन्स पर सब कुछ आते थे। वो इनका फेल हो गया प्रोजेक्ट, क्योंकि ये हटाना चाहते थे बशार अल असद को। वो प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया। तो एक तो डिफीट उनकी वहाँ हुई। अब ये जो है ये जो कर रहे हैं कि किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर आके बमबारी करना, ये इंटरनेशनल लॉ जो होता है उसमें ये कम्प्लीटली इलीगल चीज़ है। इसका ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इसको कंसिडर किया जाए तो ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एकदम ही इलीगल चीज़ है। लेकिन टर्की इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको बचाने वाले बड़े लोग हैं और नेटो का वो मेंबर है। तो अब देखना ये है कि अर्दोगान साहब का व्यवहार बदलता है इससे कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनका बदलेगा, क्योंकि वो अपने आप को जो जितनी उनकी हैसियत है या औकात है उससे बहुत ज़्यादा आगे वो समझने लगे हैं। ठीक है फैसल साहब, असल में तुर्की ने जो कुछ किया, टर्की के इस हमले के बाद क्या सीरिया और उसके आसपास के क्षेत्र में जो आतंकवाद के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ना तय है क्या? आप कैसे एनालिसिस करते हैं सर? देखिए, डेफिनेटली इस पे एक चीज़ जो समझने वाली बात है कि यूएस फोर्सेस जो है बाहर जा रही है, टर्किश फोर्सेस जो है अब सीरिया में इन कर रही है। तो इससे यूएस फोर्सेस के बाहर जाने से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा टेररिज्म पे। जो समझने की बात है कि अगर यूएस फोर्सेस बाहर जा रही है तो ऐसा कोई कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं रहेगा जिसके वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। और जो ये कुर्ड्स थे वहाँ पे, उन्होंने आईएस के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छी जंग लड़ी थी और अमेरिकन फोर्सेस के साथ उन्होंने सपोर्ट किया था, फाइट किया था अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिलके। तो अब ये है कि यूएस अगर बाहर जा रहा है और टर्क्स अंदर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुर्ड्स के लिए परेशानी होगी उसमें, और आईएस को और इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इन चीज़ों से। तो मेरे ख्याल से ये है कि यूएस का जो डिसीज़न है ये तो काफ़ी क्वेश्चनेबल है ही है कि भाई आखिर वो क्यों अभी जाना चाह रहे हैं और इससे वो किसको फ़ायदा देना चाह रहे हैं, क्यों देना चाह रहे हैं। ये मतलब एक क्वेश्चन, इस पे सवाल तो है उठता ही है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है आखिर। और दूसरी बात कि इससे इनस्टेबिलिटी तो आएगी ही मिडल ईस्ट में। जैसे आप देखेंगे कि यूएस अगर उस कंट्री से निकल रहा है, बाहर रीजन से जा रहे हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन बनेगी। और इनस्टेबिलिटी जब आएगी तो उसके बाद फिर से इन कंट्रीज़ को ये तो हिस्टोरिकल ये है कि भाई रशिया और मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ये फिर से आएंगे उसमें इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अब इनस्टेबिलिटी है। तो इनस्टेबिलिटी को पहले तो क्रिएट हुई, अब उस इनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने भी इन्हीं को ही आना है, कोई दूसरा या तीसरा कंट्री तो आ नहीं सकता ख़त्म करने के लिए, तो फिर से यही आएंगे। तो और जब इनस्टेबिलिटी होगी तो आप ये देखेंगे एक चीज़ जो हम लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं कि काफ़ी हद तक जो आर्म्स रेस का जो इशू है वो हमेशा बढ़ता है इनस्टेबिलिटी होने के बाद। तो आर्म्स रेस एक कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, एक तरीके से रिज़ल्ट हो जाता है इनस्टेबिलिटी का। तो जब ये इनस्टेबिलिटी वहाँ बढ़ेगी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, तो कंट्रीज़ जो है आर्म्स ख़रीदना शुरू करेंगे, ये सब करेंगे। और ख़रीदेंगे किन से? तो जाहिर सी बात आप यूनाइटेड स्टेट्स से ख़रीदेंगे या रशिया से ख़रीदेंगे।
और उसके बाद फिर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगी तो फिर यही कंट्रीज़ आएंगी वहाँ पे एक रोड मैप, पीस का रोड मैप इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये इश्यूज़ तो देखिए है ही है, और इससे टेररिस्ट एक्टिविटी तो बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडिया ने जो टर्की को इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, ये बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अनलेस आप टेररिज्म, बिकॉज हम उस लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं ना कि भाई टेररिज्म तो बढ़ेगा ही जो आप कर रहे हो उससे, तो आखिर उस डायरेक्शन में जो हमने एक स्टेटमेंट दिया है वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन आलोक जी, क्या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ अखबारों में अमेरिका की इस तरह से खबरें भी आई कि असल में वहां से सेना हटा लेना अमेरिका का परोक्ष रूप से ग्रीन सिग्नल है। सर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, हमले के लिए ग्रीन सिग्नल अमेरिका की तरफ से सेना हटाना? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तुर्की काफ़ी समय से बोल रहा था कि वो इस पे करने वाला है हमला है, और इस तरीके से इन लोगों के खिलाफ कदम उठाने वाला है, और अमेरिका के सिपाहियों की मौजूदगी ही उसे रोके हुए थे, और जैसे ही उन्होंने हटाया उन्होंने हमला कर दिया। तो इसीलिए मैंने कहा ये जो पूरा वाकया है ये अमेरिका की विदेश नीति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि जो इनके साथ सबसे ज़्यादा जुड़े हुए थे, और अगर आप देखें इस पूरे जो युद्ध क्षेत्र है इसमें कुर्द सबसे ज़्यादा सेक्युलर और प्रोग्रेसिव है। अगर आप देखें जो कुर्द्स हैं, जो कि तीनों देशों में, 3-4 देशों में बटे हुए हैं, ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया में, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, लेफ्ट लीडिंग है, सेक्युलर हैं, और उनको चारों देशों में विभाजित किया गया है। अमेरिकियों ने उनका प्रयोग किया जब दैश के खिलाफ लड़ना था। अब उन पर जब हमला हो रहा है तो जो कुर्द्स का जो दबाव दैश के ऊपर था, जो बचे खुचे वो थे, वो कम होगा और वो इसकी तरफ जाएंगे। तो दैश और जो अलकायदा जैसे संगठन है उनको एक बड़ी छूट मिल गई है। और साथ ही साथ एक चीज़ और हमें समझनी चाहिए कि जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ था तो जो बशर अल असद के खिलाफ जो शक्तियां लड़ रही थी उसमें अलकायदा के बहुत बड़े जो थे, एक जो उनका घटक दल था वो उसमें शामिल था, और जिसको समर्थन मिल रहा था उस समय कतार और अन्य खाड़ी के देशों से। कतार इस वक्त जो है तुर्की के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो कतार के अंदर जो है तुर्की की सेनाएं हैं इस वक्त। तो जैसा कि मैंने बताया कि एर्दोगान साहब अब चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले ऑटोमन एम्पायर थी उस तरीके से उनका जो है पूरे मध्य पूर्व में जो है प्रभुत्व छा जाए। तो कतार में उन्होंने सेना नियुक्त करके सऊदी अरब को काउंटर किया पहले, और अब जो है धीरे धीरे वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक इस्लामिक टीवी चैनल की भी बात की है, क्योंकि अब वो एक तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर एक इस्लामिक टीवी चैनल बनाना चाहते हैं। तो उनके जो उद्देश्य हैं वो सिर्फ ये सीरिया तक सीमित नहीं है, वो सीरिया में हमला करके दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी राष्ट्र जो मेरे पड़ोस में है वो मेरे मुकाबले पे खड़ा नहीं हो सकता। वो इराक में पहले कर चुके हैं, इराक ने कुछ नहीं कर पाया सिर्फ वक्तव्यों के अलावा, क्योंकि इराक की सीमा के अंदर घुस के भी उन्होंने कुर्दिश ठिकानों पर हमला किया था। अब सीरिया के अंदर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो कर रहे हैं, और भारत ने जो एक कदम उठाया है इसको मतलब आप किसी भी तरीके से देखें, नीतिगत तरीके से देखें, कूटनीतिक तरीके से बोलें, हर तरह से मेरे ख्याल से एक सही कदम है। भारत ने इससे पहले साइप्रस के साथ भी अपनी जो है जो हमारी सॉलिडेरिटी है वो पूरी तरह से दिखाई थी हमने, क्योंकि हमने साइप्रस का विभाजन कभी भी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि विभाजन के हम हमेशा खिलाफ हैं। हम ये हमेशा से मानते रहे हैं, 47 से हमारा ये मानना है कि किसी भी देश का विभाजन उसके हित में नहीं है, और इसके हमने खिलाफ हैं, और हमने साइप्रस के भी खिलाफ के जो विभाजन है उसके खिलाफ भी कदम उठाया। तो मेरे ख्याल से अब तुर्की पर दबाव बनना चाहिए। तुर्की की अर्थव्यवस्था इस समय एक गंभीर दौर से गुजर रही है, और तुर्की के अंदर अंदरूनी कलह भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एर्दोगान साहब जो है अपने आप को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, और इस तरीके के युद्ध करके वो अपने इंटरनल फैक्टर्स को भी, क्योंकि अभी जो है जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें इस्तांबुल और अंकारा दोनों जो बड़े शहर हैं वहाँ के जो मेयर का चुनाव था वो अपोजिशन के पास चला गया था। तो वो अब अपनी इंटरनल पोजीशन को भी कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो जनता का जो स्विंग है वो रूलिंग पार्टी की तरफ जाता है, क्योंकि वो युद्ध के टाइम में जो है एक राष्ट्रभक्ति की जो भावना पैदा होती है उसके साथ उसको फायदा होता है। तो ये जो एर्दोगान साहब की कोशिश है ये पूरी इस तरीके से है कि वो तो इंटरनली फायदा अगर हो भी जाए, लेकिन वैश्विक मानचित्र पर उसकी क्या छवि बन रही है उसके लिए भी उसे चिंतित होना पड़ेगा। आप रहिएगा सर हमारे साथ। श्रीवास्तव जी भी हैं। श्रीवास्तव जी, असल में भारत ने अपनी तरफ से बयान देके अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और बता दिया कि गलत को गलत कहने की हिम्मत है भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय बढ़ता हुआ कद इस बात का भारत का संकेत भी है और सबूत भी है कि
कि हम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन सर अमेरिका के कैरेक्टर को जरा समझाइए, क्योंकि एक तरफ अमेरिका शायद वो जो खुद डोनाल्ड ट्रंप है वो चेतावनी देते हैं कि देखिए अगर इस तरह की हिमाकत की तुर्की ने तो वो उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। लेकिन पोम्पियो साहब ये समझाते हैं उनके विदेश मंत्री कि असल में तुर्की तो बेचारा खुद मासूम है, वो तो आतंक के प्रति खुद ही जूझ रहा है, वो सुरक्षा शांति भी चाहता है। सर दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए पहले तो मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ये जो कहा जा रहा है ना कि अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स हटा ली हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की जो ट्रूप्स थी वो वहाँ से सीरिया के बाहर कर ली हैं। अच्छा, वो सीरिया के अंदर ही हैं जी, लेकिन उस रीजन में नहीं है। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जो सीरिया में जितना ये जो 7-8 साल से जो चल रहा है, ये अमेरिका और उस ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, ये एक इस समूह का, इज़राइल, इन लोगों का ये एक प्रोजेक्ट था रजीम चेंज का, जो कि इन्होंने कई देशों में किया है, इराक में किया है। ये बशार अल असद को हटाना चाहते थे और उस वजह से ये पूरा ये अमेरिका ने ही ये युद्ध लॉन्च किया है वहाँ, और टर्की के थ्रू सारे फाइटर्स आते थे। ये बहुत वेल नोन चीज़ है। तो अब टेररिज्म की बात है। अब ये जो हुआ है कि अमेरिकी फोर्स हटी और तुर्की है, ये दोनों ने कोऑर्डिनेट करके किया है। ये कोई ऐसा ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये दो पहले से ही दोनों ने कोऑर्डिनेट करके अमेरिका ने वहाँ से अपने सैनिकों को हटा लिया है, थोड़े दूर कर दिया है, और टर्की ने ये शुरू कर दिया है। ये कोई जो लोग इस रीजन के बारे में जानते हैं उनके लिए ये कोई न तो कोई ये नई बात है और न ही ये कोई अजीब या अचंभा है। ये तो होना ही था। कई दिनों पहले ये बात कई लोगों ने कह चुके हैं। तो अब ये देखिए, ये एक अमेरिका इस वक्त अमेरिका और टर्की के संबंध जो है वो अच्छे नहीं हैं, कई रीजंस की वजह से। और अमेरिका चाहता है कि ऐसा ये करके टर्की को थोड़ी छूट दे के नॉर्दर्न सीरिया में वो उससे संबंध सुधार ले। लेकिन हम लोगों को जो बात देखनी चाहिए, भारत ने जो कहा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसको ये देखना जरूरी है कि ये देश जैसे अमेरिका, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, इज़राइल, इन लोगों ने जो पूरा रजीम चेंज जिसको कहा जाता है, वॉर जिन्होंने शुरू किया, तो ये लोग इंटरनेशनल लीगैलिटी की बात तो ये करते ही नहीं है। क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लीगैलिटी की बात करेंगे तो ये टर्की का जो ये अंदर सीरिया के बॉर्डर के अंदर आना है, ये एकदम इल्लीगल है, हर मायने से इल्लीगल है। इसके पीछे कोई लॉ नहीं है। और भारत ने यही बात कही है, और मेरा ख्याल है कि कई देश हैं ऐसे जिन्होंने यही बात कही है कि ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिका, टर्की, ये सब पावरफुल देश मिले हुए हैं। और ये इनका अब उद्देश्य ये है कि असद को तो ये हटा नहीं पाए वहाँ से, तो अब इनका उद्देश्य ये है कि किसी तरह उस देश का विभाजन हो जाए, और वहाँ जो ईस्ट है, उस देश का जो पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पे परमानेंट प्रेजेंस जो है वो अमेरिका की और टर्की की और इनके दोस्तों की हो जाए, जिससे कि वो देश का विभाजन कर सकें और बशार अल असद को तंग करते रहे। ठीक है। तो फैजल अहमद साहब, जो बात समझ में आती है ये कि तुर्की पे फिलहाल किसी की चेतावनी का असर नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका भी हो, तो फिर ये माना जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक ये मामला जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ब्रेक हुआ है, हम ये भी कह रहे हैं। तो क्या ऐसे में वहां इस मामले की जाने की कोई संभावना दिखाई देती है? देखिए, एक तो ये कि जैसे आपने सही कहा कि किसी का कोई असर नहीं हो रहा। जब यूरोपियन यूनियन ने इस इशू को रेज़ किया तो टर्की ने कहा कि भाई जो है 35 लाख हमारे पास जो रेफ्यूजीज़ हैं सीरियन, वो हम आपके पास भेज देते हैं, तो आप उनको रखिए। तो जाहिर सी बात है फिर वो कुछ इसमें बोल नहीं पाए। और उसी तरीके से जब इजिप्ट ने बोला तो इजिप्ट को भी उन्होंने काफ़ी, प्रेसिडेंट अर्दोगान ने जो है काफ़ी सुनाया उनको कि भाई वो बोलने लायक तो है नहीं इस चीज़ पे, कम से कम मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी और इस तरह की चीज़ यूज़ किया इजिप्ट के लिए।
और उसी तरीके से जब सऊदी अरब ने इशू रेज़ किया तो उन्होंने यमन का उनको याद दिलाया कि भाई आप यमन में देखो, आप यहाँ मत बोलो कुछ भी, जो भी बोल रहे हो आप। ये इशू मेरे ख्याल से सीरियस इसलिए कि आप जैसे कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल में इशू को कौन लेके जाएगा और कैसे जाएगा, ये एक हम लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स खुद अलाउ कर रहा है इस चीज़ को एक तरीके से। आप अपरेंटली नहीं भी बोले तो ये चीज़ क्लियर है, एक तरीके से डिस्कशन में भी क्लियर हो रहा है और जाहिर है बिल्कुल कि यूनाइटेड स्टेट्स इन चीज़ों को अलाउ कर रहा है ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में ये जाने से भी कोई बहुत बड़ा इसका इशू नहीं है। और ये एक ऐसा ये है कि इशू है कि आप जैसे शुरू हुआ, अब ये इनस्टेबिलिटी हो जाएगी वहाँ पे। इनस्टेबिलिटी होने के बाद देखिए आर्म्स रेस को जो है, जो आर्म्स रेस और उसके पीछे का जो इकोनॉमिक्स है, उसको हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब तक वो इकोनॉमिक्स जो है वो एक लेटेंट है, छुपा हुआ है, आगे सामने आप जियोपॉलिटिक्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो जो इकोनॉमिक्स है वो उभर के आएगा। अभी कुछ दिन में देखिएगा कि सब अमेरिका से, रशिया से काफ़ी जो है आर्म्स की जो है ख़रीदारी शुरू हो गई है। फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हो रहा है मार्च में, तो ये इशू तो रहेगा ही। और कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि थोड़ी नॉर्मलसी आ जाएगी, आपस में एक दूसरे से बात करके देन नॉर्मलसी विल बी रिस्टोर्ड। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज कतर के क्राइसिस में हुआ था। इस प्रसंग के भविष्य के क्या परिणाम रहेंगे, पूरी दुनिया की नजर है इस पे। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, समय निकाला और इतनी अहम चर्चा की। लेकिन भारत अपने बयान के बाद ये बता चुका है, जता चुका है कि उसका कद अब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे बढ़ रहा है और गलत को गलत कहने की उसमें हिम्मत है जो बाकी लोग शायद नहीं कर पाते। देश देशांतर में आज बस इतना ही। आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। आप जानते ही हैं कि आपके सुझाव और आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।